हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2024 और 13 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत ने नई दिल्ली में व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में जैविक उत्पाद के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विथ विच कंट्री एट द 9th वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ट्रेड इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है ताइवान, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते को नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान लागू किया गया। भारत और ताइवान के बीच MRA का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। MRA के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत और कृषि और खाद्य एजेंसियां, कृषि मंत्रालय, AFA, ताइवान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल IPAD का नेतृत्व कौन करेगा। Who will lead the Indian parliamentary delegation to the 10th BRICS Parliamentary Forum in St. Petersburg, रसिया। फर्स्ट ऑप्शन है PC मोदी, सेकेंड ऑप्शन है शंभू शरद पटेल, थर्ड ऑप्शन है अंजनी कुमार, फोर्थ ऑप्शन है ओम बिरला। बताइएगा फ्रेंड्स, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरद पटेल, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा महासचिव PC मोदी शामिल होंगे। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव अंजनी कुमार प्रतिनिधि मंडल के सचिव हैं। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का समग्र विषय है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राज्य द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है। Who is the head of the search and selection committee appointed by the Supreme
कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन द स्टेट रन वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे, सेकेंड ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, थर्ड ऑप्शन है उदय ललित या फोर्थ ऑप्शन है NV रमना। बताइएगा दोस्तों, राज्य द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, उदय ललित जी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ में 9 जुलाई 2024 को यह आदेश पारित किया। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक होगा? Which of the following will be the title sponsor of the Indian team at the 2024 Paris Olympics? फर्स्ट ऑप्शन है अडानी ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है ड्रीम 11 या फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, अडानी ग्रुप। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने घोषणा की है कि समूह 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाले भारतीय टीम को प्रायोजक करेगा। 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय दल अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। ऐसे में अडानी समूह ने हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक्स थीम वाले एक अभियान के माध्यम से देश के चैंपियन को अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया है। यह अभियान उन एथलीटों पर केंद्रित है जिन्होंने जीत हासिल करने और जीत के बाद राष्ट्रगान सुनने के लिए घंटों और वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? Which state will shortly become the first state in the country to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, राजस्थान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राजस्थान शीघ्र ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सरकारी नीति के साथ तैयार की जाने वाली इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना होगा। इसके पहले चरण में 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के सुरक्षा ऑडिट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नीति के मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में उच्च जोखिम वाले गलियारों के लिए पायलट गति प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। साथ ही 25 उच्च प्राथमिकता वाले ब्लैक स्पॉट्स के लिए सुधार कार्य भी संचालित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंजाब में नीति आयोग से अनुदान के साथ राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? इन पंजाब द फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट विद अ ग्रेड फ्रॉम द नीति आयोग? फर्स्ट ऑप्शन है अमृतसर, सेकेंड ऑप्शन है मोगा, थर्ड ऑप्शन है लुधियाना, फोर्थ ऑप्शन है पटियाला। बताइएगा दोस्तों, पंजाब ने नीति आयोग से अनुदान के साथ राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोगा जिले में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पंजाब में नीति आयोग के अनुदान से मोगा में राज्य की पहली पौध क्लिनिक एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह क्लिनिक किसानों को निःशुल्क मृदा परीक्षण और पौधों की बीमारी निदान सेवाएं प्रदान करेगा। मोगा जिला देश के आकांक्षी जिलों में से एक है और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित यह क्लिनिक क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा की जा रहे विकास का एक हिस्सा है। इस क्लिनिक की स्थापना कुल 1,25,00,000 रुपए की लागत से की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक निर्बाध पहुंच के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? Which bank has entered into a bank insurance tie-up with Bajaj Allianz Life Insurance to provide seamless access to Bajaj Allianz Life Insurance products across the bank's wide networks in India? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है फेडरल बैंक या फोर्थ ऑप्शन है यस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक ने निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस समझौता किया है। इस साझेदारी से फेडरल बैंक के ग्राहकों को भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य बजाज आलियांज लाइफ और फेडरल बैंक की संयुक्त ताकत का लाभ उठाना है। यह दोनों कंपनियों के रणनीतिक लक्ष्यों और विकास योजनाओं के अनुरूप है और बीमा पैठ और बाजार विस्तार को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, थारूर मन्नेपल्ली ने तीसरी सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है। वह किस राज्य से हैं? थारूर मन्नेपल्ली हैज won the men's single badminton title of the third St. Denis Reunion Open 2024. He is from which state? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। बताइएगा दोस्तों, थारूर मन्नेपल्ली ने तीसरी सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है। वह किस राज्य से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला दोनों एकल खिताब जीतकर दबदबा बनाया। हालांकि भारत को पुरुष एक युगल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तेलंगाना के थारुर मन्नेपल्ली ने फाइनल में जापान के युदाई ओकीमोटो को सीधे सेटों में 21-15 से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। यह थारुर मन्नेपल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2024 में आयोजित कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज का एकल खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 9 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 10 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 11 जुलाई को या फोर्थ ऑप्शन है 12 जुलाई को। बताइएगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना है। इस साल की थीम है किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनें। क्या थीम है दोस्तों? किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनें। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में की गई थी और यह दिवस 5 अरब दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब का आंकड़ा पार कर गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 9 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 10 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 11 जुलाई को या फोर्थ ऑप्शन है 12 जुलाई को। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है ताकि मत्स्य कृषि को जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों के टिकाऊ और समृद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र को सुनिश्चित करने की दिशा में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके और उनकी सराहना की जा सके। यह दिवस भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर KH अलीकुंडी के योगदान को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1957 में इसी दिन हाइपोफिसेरन तकनीकी द्वारा भारतीय मेजर क्रॉप्स में प्रेरित प्रजनन और प्रजनन का मार्गदर्शन किया था, जिससे अंततः अंतर्देशीय जल कृषि में क्रांति आई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।